So, let us start with our lecture of understanding यूक्रेन क्राइसिस। यूक्रेन में बहुत दिनों से एक क्राइसिस सिचुएशन बनी हुई है और हर रोज़ हम न्यूज़ सुनते हैं कि आज रशिया इन्वेड करेगा यूक्रेन को। स्पेशली जो यूएस बेस्ड मीडिया है और वहाँ का जो सीआईए है, हर रोज़ पिछले 7-8 दिनों से हम यही खबर सुनते आ रहे हैं कि बस आज रात को, बस आज रात को, बस आज रात को इन्वेड कर दिया जाएगा। बट इन्वेड किया नहीं अभी तक रशिया ने यूक्रेन को। तो लेकिन आज की जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसमें ये ज़रूर है कि जो ईस्टर्न रीजन्स हैं यूक्रेन के, यूक्रेन मान लीजिए अगर ये कंट्री है तो जो ईस्टर्न रीजन्स हैं यानी रशियन साइड पे जो उसका एरिया पड़ता है, उसको उन्होंने, जो रशियन प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने एज इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स जो है डिक्लेयर कर दिया है कि दे हैव एक्सेप्टेड दैट ये जो ईस्टर्न रीजन्स हैं लुहान्स्क एंड डोनेस्क, इनको उन्होंने इंडिपेंडेंट रिपब्लिक माना है। माना ही नहीं है कि जो ये जो यूक्रेनियन स्टेट है इसकी सॉवरेनिटी इसके ऊपर है। तो एक तरह का ये बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप है किसी भी देश को इस तरह से बोल देना। फॉर एग्जांपल कल को इंडिया के ऊपर ही आकर कोई दूसरी कंट्री बोल दे कि हम जो हमारा राजस्थान की स्टेट है हम उसको इंडिया का हिस्सा नहीं मानते, हम उसी से डील करेंगे, तो ऑब्वियसली इंडिया की सॉवरेनिटी के ऊपर अटैक होगा। उसी तरह से पूरा वर्ल्ड भी रिएक्ट कर रहा है। यूएनएससी की आज मीटिंग थी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई, उसमें कुछ डिसीशंस लिए गए हैं, कुछ सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगाई गई हैं। तो ये तो थी आज की न्यूज़। अब जो यहाँ से आगे की स्टोरी है ना, उसमें हम अब बैकवर्ड चलेंगे, इस क्राइसिस को पूरे होलिस्टिक मैनर में समझेंगे कि है क्या, स्टार्ट क्यों हुआ। और अगर आपको कोई थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है ना, आई बेट ऑन इट, इस वीडियो के बाद आपको सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगी। तो लेट अस स्टार्ट। ये यूक्रेन वर्सेस रशिया ही समझ लो यार, एक तरह से इस टाइम पे जो क्राइसिस चल रहा है यूक्रेन वर्सेस रशिया, हर तरफ जंग का माहौल। एवरीबडी इज प्रिडिक्टिंग इधर टुडे और टुमारो रशिया इज गोइंग टू इन्वेड यूक्रेन बिकॉज द पावर डिफरेंशियल इज टू स्टीप, टू हाई। मतलब देर इज, वी कांट से इट इज यूक्रेन वर्सेस रशिया। यूक्रेन अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर सकता ढंग से, उनकी मिलिट्री इतनी वीक है। फॉरगेट अबाउट गिविंग इक्वल हेड ऑन कंपटीशन टू रशियन आर्मी, ये पॉसिबल ही नहीं है यूक्रेन के लिए कर पाना। तो फिर भी यूक्रेन के साथ यूएस है, पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन है, तो उस तरह से थोड़ा सा इनको एक एडवांटेज है कि हाँ भाई ये लोग फौजें तो नहीं भेजेंगे, अपनी आर्मीज तो नहीं भेजेंगे, लेकिन हाँ कुछ तो भेजेंगे सप्लाईज में, हथियार में। ये हमने लेटेस्ट न्यूज़ हमने देखी थी कुछ दिनों पहले कि रशिया कुड बिगिन मिलिट्री एक्शन यूक्रेन एनी डे नाउ। ये डेली आता है यार यूएस की तरफ से, ये डेली आता है कि कभी भी कर देंगे, कभी भी यूक्रेन में एंटर कर लेंगे। तो इसीलिए मैंने यहीं से स्टार्ट करना आज मुनासिब समझा, क्योंकि आप लोग भी देख रहे होंगे रोज रोज आ रहा है लेकिन इन्वेड हो नहीं रहा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रशियन थ्रेट एंड डिमांड्स, कि रशिया का थ्रेट है और उसकी डिमांड्स क्या है। मतलब रशिया एक थ्रेट पोज कर रहा है यूक्रेन को, उसके साथ उसके कुछ डिमांड्स हैं। उसकी डिमांड नंबर 1 ये है कि जो नेटो है, नेटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन बंद करो। हम मैप में आगे दिखाऊंगा आपको अच्छे से कि नेटो जो है वो ईस्टर्न साइड पे यानी रशिया की तरफ ना बढ़े, क्योंकि वेस्टर्न यूरोप जो है आपका पूरा का पूरा वेस्टर्न यूरोप, वो तो नेटो का पार्ट है। इवन सम ऑफ द बाल्टिक नेशंस लाइक लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, फिनलैंड ऑल्सो, आई थिंक ऑल दिस कंट्रीज द पार्ट ऑफ नेटो। नेटो तो आपको पता ही है कोल्ड वॉर कंस्ट्रक्ट है। कोल्ड वार के ज़माने में था ना कि अगर एक भी नेटो कंट्री पे अटैक होता तो सारी कंट्रीज उसको अपने ऊपर अटैक लेकर के उसके खिलाफ मिलजुल के लड़ेंगे। एक मिलिट्री अलायंस है। तो मिलिट्री अलायंस जो है नेटो नाम का, वो यूक्रेन में ना आए, यूक्रेन शुड नॉट बिकम द पार्ट ऑफ नेटो, ये उनकी प्राइमरी डिमांड है। सेकंड उनका ईयू से भी है कि यूरोपियन यूनियन जो है वो भी, मतलब दूर रहो यार यूक्रेन से, यूक्रेन हमारा है तो हमें यहाँ पे डील करने दो। मतलब इन दोनों की उसको प्रेजेंस जो है पुतिन को या रशिया को यूक्रेन में पसंद नहीं। यूक्रेन का स्टैंड ये है कि यार वी आर अ सॉवरेन कंट्री, वी विल डिसाइड व्हाट इज बेस्ट फॉर अस। हम एक आज़ाद स्वतंत्र मुल्क हैं, संप्रभु मुल्क हैं, हम चाहे जो करें। हु इज रशिया, रशिया कौन होता है मैं बताने वाला। यूरोप और यूएसए का वही है कि वी वांट रशिया टू स्टैंड बैक, भाई पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, बस यही स्टेटमेंट्स आ रही हैं पूरे यूरोप से और हमारे यूएस की, कि रिस्ट्रेन शो करो, रिस्ट्रेन शो करो, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ हम करेंगे, सैंक्शन लगाएंगे, ये वो, मॉरल सपोर्ट टाइप। अब आ जाते हैं कि यार यूक्रेन क्यों ईयू को प्रेफर करता है।
क्योंकि यार यूक्रेन की ना एक हिस्ट्री रही है, सोवियत यूनियन का पार्ट रहा है यूक्रेन, उससे जब अलग हुआ तो मतलब एक टाइट ग्रिप है, इकोनॉमिक कंट्रोल है रशिया का ना, रशिया के साथ छोटा सा देश है और रशिया को उसके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त कंट्रोल है इकोनॉमिक, तो वो चाहते हैं कि हम अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करें, यूक्रेनियन इकोनॉमी टू बी ब्रॉट आउट ऑफ रशियन बेयर हग। बेयर हग बोलते हैं कि जब भालू किसी को गले लगा लेता है तो इतने जोर से लगाता है कि आप उसे निकल नहीं सकते, तो मानते हैं कि यूक्रेनियन इकोनॉमी जो है वो रशियन बेयर हग का शिकार है, कि रशियन इकोनॉमी ने उसको इस तरह से जकड़ा हुआ कि यूक्रेन उससे बाहर नहीं आ पा रहा, सो दे वांट टू ग्रो। तो वो चाहते हैं कि हम ईयू की मार्केट का और रशिया की मार्केट का बराबर यूज करें अपने देश के बेनिफिट के लिए, अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करें, जो भी हमारे लिए बेस्ट होगा वहां से हम ट्रेड करें। जस्ट लाइक ये छोटे छोटे चिल्लर मुल्क जो करते हैं, आई एम रियली सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट छोटे देश जो होते हैं, नेपाल होगा, श्रीलंका होगा, बांग्लादेश होगा, ये भी इंडिया चाइना का कार्ड खेलते हैं ना, इंडिया से भी लेते हैं, चाइना से भी लेते हैं, तो मतलब छोटे देशों का ये होता है कि किसी तरीके से अपनी सॉवरेनिटी को खोने से बचाने के लिए वो क्या करते हैं कि दे डोंट वांट टू अलाई टू मच विद अ स्ट्रॉन्गर नेबर, वो चाहते हैं कि हम बैलेंस करके चलें ताकि थोड़ा सा सॉवरेनिटी बनी रहे। यूक्रेन नेटो का पार्ट क्यों बनना चाहता है? चलो ईयू का तो समझ आता है हमें कि भाई ईयू में उनको इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना है। नेटो का इसलिए बन जाता है कि 2014 में रशिया ने एक पेनिनसुला है जो यूक्रेन का पार्ट था, ब्लैक सी में ओपन होता है वो, सॉरी सी एफ अजोव में ओपन होता है, उसका नाम है क्राइमिया। क्राइमियन पेनिनसुला को 2014 में रशिया ने इन्वेड करके अपने एनेक्स कर लिया था अपनी कंट्री में, तो क्राइमिया बेसिकली 2014 में जो था वो रशिया का पार्ट बन गया था, इसलिए उनको लगता है कि अगर क्राइमिया को एनेक्स किया जा सकता है तो यूक्रेन के बाकी के जो ईस्टर्न रीजन्स हैं जो वल्नरेबल हैं रशियन अटैक से, उनको भी किया जा सकता है। तो उनको क्या चाहिए, उनको एक सॉवरन गारंटी मिल जाएगी, भाई बाकी देश उनको प्रोटेक्ट करेंगे, रशिया उन पर अटैक करता है तो उनको वहां पे गारंटी मिल जाएगी कि बाकी देश हमारी बिहाफ पे लड़ने के लिए हमारे साथ आ जाएंगे। तो कमजोर आदमी हमेशा गैंग बना के चलता है कि बड़ा सा गैंग बना लूं तो चलो जो बड़ा आदमी मारने आएगा तो मेरा गैंग वहां इकट्ठा हो जाएगा। यूक्रेन इज नॉट केपेबल ऑफ होल्डिंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट रशियन इन्वेजन, ये मैंने पहले ही बोला कि यूक्रेन की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि रशिया को ज़्यादा देर तक होल्ड करके रख सके, दे वांट सम गारंटी। सो यार यूक्रेन के दोनों कंसर्न समझ लिए। वाई ईयू वाई नेटो, नो लेट्स गो टू रशिया के कंसर्न क्या है। नेटो इज अ कोल्ड वॉर रैलिक, इट्स एक्सपेंशन डायरेक्टली टू द रशियन बॉर्डर इज अ ह्यूज सिक्योरिटी थ्रेट। ये समझने वाली बात है कि नेटो जो है वो डायरेक्ट चैलेंजर है रशिया का, आई मीन यूएसएसआर के अगेंस्ट, जो यूएसएसआर था, सोवियत यूनियन था, उसी के अगेंस्ट तो नेटो बना था ना, तो सोवियत यूनियन का जो सबसे बड़ा कंस्ट्रक्ट है वो रशिया ही है, या फिर मैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज और बेलारूस, यूक्रेन, यही देश तो थे जो यूएसएसआर बनाते थे। इसका मानना है कि डायरेक्टली नेटो हमारे बॉर्डर पे आ जाएगा, और कहां आएगा, उन स्टेट्स में विच यूज टू बी द पार्ट ऑफ यूएसएसआर। तो रशिया को आज भी ये हैंगओवर है, उनको ऐसा लगता है कि यूएसएसआर जो था, ये जो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का जो कंसेप्ट था, ये रशिया का ही एक जोन ऑफ इन्फ्लुएंस होना चाहिए, यहाँ पे फॉरेन इन्फ्लुएंस स्पेशली अमेरिकन इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। लेकिन नेटो का वहां पे एंट्री, दैट मीन्स की डायरेक्ट चैलेंज टू रशियन सिक्योरिटी। तो यूक्रेन when was part of the USSR, it had important defense industrial base in Ukraine। अच्छा मतलब थोड़ा सा वो हो गया, उल्टा पुल्टा लिख दिया मैंने, कि जो रशिया का इंडस्ट्रियल जो बेस था ना, जब ये एक हुआ करते थे यूएसएसआर था, तो इंडस्ट्रियल बेस था स्पेशली डिफेंस इंडस्ट्री का, वो यूक्रेन में ही था। मतलब समझ लो कि लाइक जैसे इंडिया है ना, एक एक वन कंट्री है, कल को पाकिस्तान और जब बांग्लादेश हमसे अलग अलग हुए थे 1947 में, तो बड़ी सारी इंडस्ट्री जो थी वो बांग्लादेश में चली गई थी, जूट के जो एरियाज थे वो यहाँ पे रह गए थे, कुछ इस तरह की चीजें हैं, इंडिया पाकिस्तान में भी सिमिलर चीजें हैं। वैसे ही ना जो रशियन इंडस्ट्री थी सोवियत यूनियन के टाइम पे, वो मेजोरिटी यूक्रेन में थी। अगर यूक्रेन ईयू का पार्ट बन जाता है तो लॉस किसका है, रशिया का लॉस है ना, डायरेक्टली लॉस है उसका। तो यही उनको थोड़ा सा थ्रेट लगता है रशिया को अपने लिए, कि यूक्रेन ईयू और नेटो का पार्ट नहीं होना चाहिए। क्यों नेटो का क्यों नहीं, ये रीजन है, क्यों ईयू का नहीं, ये रीजन है। रशिया की डिमांड क्या है, रशिया की डिमांड सुनो, रिटर्न गारंटी, भाई लिख के दो, हमें लिख के दो, नेटो जो है वो यूक्रेन में ऐड अपने आप को नहीं करेगा। अगर नहीं किया तो भाई 1.5 लाख की फौज हमने लगा रखी है, हम कभी भी इसको इन्वेड कर लेंगे। अब तक की समरी फिर से सुनते हैं। रशिया इज एन एग्रेसर एंड पुतिन इज अ मॉन्स्टर। ये जो मैं न्यूज देखता हूँ ना डेली या पढ़ते हैं हम, उन सब में मेरे को यही दिखता है कि रशिया जो है वो अग्रेसर है, पुतिन जो है वो मॉन्स्टर है, मतलब गंदा आदमी है, भूत टाइप। तो यूएस इज अ सेवियर एंड बाइडेन इज अ
मार्वल स्टूडियो सुपर हीरो, जस्ट लाइक नो वो कैप्टन अमेरिका टाइप। कैप्टन अमेरिका हमारे बाइडन साहब जो हैं वो बचाने आ रहे हैं इस मॉन्स्टर, ये जो मॉन्स्टर है पुतिन नाम का मॉन्स्टर, इससे लड़ेंगे और किसको बचाएंगे, वर्ल्ड को, सॉरी यूएसए को वो वर्ल्ड मानते हैं तो चलो ठीक है, इस केस में वो यूक्रेन को बचाएंगे। तो इस तरह का हॉलीवुड स्टफ जनरली CNN, BBC, वाशिंगटन एंड रेस्ट ऑल दिस क्रैप न्यूज जितने भी हैं जो नैरेटिव बिल्ड करते हैं यूएस का, उनकी तरफ से आता है। लेट्स गो बैक इन द हिस्ट्री नाउ टू अंडरस्टैंड दिस कि अब तक जो नैरेटिव हमने देखा कि जिसमें रशिया को बिल्कुल नेगेटिवली पेंट किया जा रहा है और यूएस को बड़ा पॉजिटिवली पेंट किया जा रहा है और यूक्रेन को एकदम से ऐसे लाचार बेचारा पेंट किया जा रहा है, उसके पीछे की थोड़ी सी सच्चाई को समझने की कोशिश करता है और विल मेक अ वेरी बैलेंस्ड ओपिनियन आउट ऑफ दिस एंटायर डिबेट। बहुत बैलेंस्ड ओपिनियन आपका बनेगा, यू विल कम टू नो कि किसकी कितनी गलती है। इस हमाम में सभी नंगे हैं, मैं पहले ही बता देता हूँ, इस हमाम में सब नंगे हैं, सब गलत हैं, कोई भी सही नहीं है। लेट अस स्टार्ट। बहुत पीछे नहीं जाएंगे क्योंकि बड़े पीछे चले जाएंगे तो काफी लंबा हो जाएगा, जो रेलेवेंट नहीं है। जैसे कीवियन रूस वाला जो कंसेप्ट है कि ये एक ही टाइम पे हुआ करते थे, कीव इज द कैपिटल ऑफ यूक्रेन और वो रशिया, ये सारे वाइकिंग्स वाले जो लोग थे ना, वाइकिंग्स अगर आपने देखा होगा तो ये रशियन मशीन वही है सारे। वाइकिंग्स वाले जो लोग हैं वो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन की वजह से रशिया वशिया बना था और उस टाइम पे यूक्रेन कीव वगैरह जो थी ये बने थे। हम वर्ल्ड वॉर 2 से स्टार्ट करते हैं। दुनिया दो हिस्सों में बट गई थी, एक था सोवियत लेड रशियन ग्रुप जिसको वार्सा पैक्ट से हम जानते थे, मिलिट्री अलायंस था, दूसरा था यूएसए लेड नेटो। ठीक, ये कब, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। अब 40-50 साल बाद यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन हो जाती है, यानी कि वो जो कोल्ड वार थी वो खत्म होने के कगार पे। क्यों? क्योंकि उनमें से एक एडवर्सरी, जो एक चैलेंजर था जिसको हम यूएसएसआर बोलते थे, वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। सोवियत रिपब्लिक्स जो हैं वो अलग अलग छोटे छोटे देश जो हैं वो एग्जिस्टेंस में आते हैं एज इंडिपेंडेंट कंट्रीज। तो रशिया मानता था कि ये सारे के सारे देश जो हैं आज़ाद बेशक हो रहे हैं लेकिन हम लाइक भाई भाई हैं, हम सब आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, तो हम लोग एक दूसरे के साथ डीपली इंटीग्रेटेड हैं क्योंकि इकोनॉमी इनकी डीपली इंटीग्रेटेड थी आपस में। तो उसको लगा था कि जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, जस्तान्स जो 5 स्तान्स हैं, बेलारूस है, यूक्रेन है, ये सारे के सारे इसका जोन ऑफ इन्फ्लुएंस ही रहेंगे और रशिया और ये लोग मिलजुल करके इनकी इकोनॉमी आगे भी काम करेगी, ऐसा रशिया को लगता था। और उस टाइम पे ये कहा जाता है कि जब ये डिसइंटीग्रेशन हुई थी तो जो पैक्ट उस टाइम पे साइन हुआ था यूएसए और रशिया के बीच में, उसमें एक ये भी था कि नेटो की एक्सपेंशन नहीं होगी, बट दैट वाज अ वर्बल गारंटी, रिटन गारंटी उसमें नहीं दी गई थी। वो सारी फसाद की जड़ आज की डेट में ये है कि अब अमेरिकन या जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो रशिया से मांगते हैं कि भाई बताओ कहाँ लिखा था, कौन सा पैक्ट है। लेकिन उस टाइम पे ये वर्बल गारंटी दी गई थी कि हम नेटो की एक्सपेंशन नहीं करेंगे। क्यों करेंगे अगर आपको खतरा ही नहीं है यार? अगर आपका दुश्मन है वो टूट गया, पूरी तरह से खत्म हो गया, तो हम उसके दरवाजे में जाकर खड़े होकर के क्यों उससे लड़ाई लेंगे? कोई तुकी नहीं ना बनता। हम किसी भी दुश्मन पे अटैक या उसके आसपास तभी जाते हैं जब हमें पता है कि वो वहां से हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये उस टाइम का रियलिटी थी। वार साहब डेड हो गया लेकिन नेटो जिंदा रहा। अब इसको ध्यान से देखना, यूएसए नेटो, किस किसने नेटो को ज्वाइन किया? 1999 में चेक रिपब्लिक, हंगरी एंड पोलैंड। पोलैंड भी इसका नेटो का पार्ट बन गया। 2004 में देखना, एस्टोनिया, लातविया, लिथुएनिया, ये सारे के सारे देश जो हैं ये बाल्टिक नेशंस रशिया के डायरेक्ट बॉर्डर पे हैं, सीधे बॉर्डर पे हैं उनके। उसके बाद रोमेनिया भी आ गया 2009 में, अल्बानिया एंड क्रोएशिया आ गया, मोंटेनेग्रो आ गया और मैसेडोनिया छोड़ो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे था ये वाला पार्ट। ये 3 कंट्रीज जो हैं वो रशिया के बिल्कुल बॉर्डर में है और एकदम से रशिया का मतलब जोन ऑफ इन्फ्लुएंस मान लो, कड़क वाला। वहां पे नेटो की एंट्री 2004 में हो जाती है। नेटो डायरेक्टली उनके बॉर्डर पे आ चुका है रशिया के। अब इसकी जरूरत क्या थी मुझे पता नहीं है, लेकिन ठीक है उन्होंने ऐसा कर लिया। तो लेट अस गो टू द मैप्स नाउ। अभी तक मैंने कहानी बताई, अब आप मैप्स में देखोगे तो आपको बड़े अच्छे से क्लैरिटी आएगी, क्योंकि ये कई बात कही जाती है कि ज्योग्राफी के नॉलेज के बिना ना जियो को समझना बड़ा मुश्किल है। तो ज्योग्राफी का नॉलेज ये है कि ये हमारा यूरोप है। नो यू कैन इजीली सी ओवर हियर, दिस इज यूक्रेन, ये रशिया जी भाई, आर जो लिखा है, ये रही आपकी बाल्टिक नेशंस, एस्टोनिया, लातविया, लिथुएनिया, ये पोलैंड आ गया। ये सारा का सारा जो आपका ईस्टर्न सो कॉल्ड यूरोप है, ये भी नेटो का पार्ट रिसेंटली बन गया है। सिर्फ एक ही कंट्री है अभी तक जो इसका हिस्सा नहीं है, वो है ये यूक्रेन। ऑल्दो बेलारूस भी, पर बेलारूस के लिए कहानी पहले बता दो, बेलारूस काफी ज्यादा क्लोजली अलाइड है रशिया से, क्योंकि बेलारूस में डिक्टेटरशिप है और वो जो डिक्टेटर वहां का है उसके पुतिन से बड़े अच्छे रिलेशन है। तो मान लो कि बेलारूस इज लाइक जैसे
इंडिया का भूटान के साथ रिलेशन है, चाइना के नॉर्थ कोरिया के साथ रिलेशन है, वैसे ही रशिया के बेलारूस के साथ रिलेशन है, मतलब टोटल वन साइडेड, किसी से उनका कोई लेना देना नहीं। बेलारूस को ओनली वन कंट्री दे डिजायर टू हैव रिलेशन, दैट इज रशिया, अपने नेबरहुड में ऑब्वियसली। तो ये दो देश बचे हैं, कौन कौन से? बेलारूस और यूक्रेन। बेलारूस तो बन नहीं सकता हिस्सा नेटो का, लेकिन यूक्रेन अगर बन जाएगा तो यू कैन सी ओवर हियर, ये क्राइमिया है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बताऊं, दिस इज क्राइमियन पेनिनसुला, ये ब्लैक सी है, सी ऑफ अजोव है। तो अगर यूक्रेन भी नेटो का हिस्सा बन जाएगा तो सोचो कितना बड़ा बॉर्डर जो है रशिया का जो है वो अंडर थ्रेट होगा। कैन यू सी कितना बहुत बड़ा बॉर्डर है जो उनको सिक्योर करना पड़ेगा। बढ़ते हैं आगे। ये आपका यूएसएसआर है, ये आज का रशिया, ठीक। ये कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये स्थान 5 आ गए। ये आपका यूक्रेन आ गया, ये बेलारूस आ गया, लातविया लिथुआनिया, ये आपके सारा जितना भी एरिया ये पूरा आपको यूएसएसआर दिखा रहा है, ठीक है। इसमें ये छोटे देश भी हैं अपने, क्या नाम है इनको, जो जॉर्जिया, अजरबैजान है, अर्मेनिया, वो भी इसी में आते हैं, इनके बॉर्डर पे ही आते हैं। चलो, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए दिस वाज गुड, आगे बढ़ते हैं। ये नेटो है जी, ये आपका यूक्रेन है, आपका बेलारूस है। तो देख लो ऑलमोस्ट नेटो ने सारा का सारा जो आपका ये एरिया था, मतलब यूरोप, उसको कवर कर ही लिया है। ऑलमोस्ट सारा यूरोप नेटो का पार्ट है। और अब नेटो यहां जाना चाहता है, यूक्रेन में जाना चाहता है, और यूक्रेन नेटो का हिस्सा बनना चाहता है। तो ऑब्वियसली यार डायरेक्ट उसके साथ आ जाएगा ना रशिया के, तो रशिया को तो थ्रेट रहेगा ही रहेगा नेटो की तरफ से, कि नेटो बना ही रशिया को यूएसएसआर के अगेंस्ट था। तो आज की डेट में उसका औचित्य ही क्या है? उसका औचित्य यही है कि हमें इसको कैप्चर करना है। और ये आ गया आपका यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन और नेटो ऑलमोस्ट को टर्मिनस है एक दूसरे के साथ, तो यूरोपियन यूनियन भी यहां घुसना चाहता है। अब यूरोपियन यूनियन के लिए रशिया का एक, मतलब बोलते हैं ना, अल्टरनेट है ईयू, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। ये है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, जिसके जो कंट्रीज जिसमें है, बेलारूस मैंने आपको पहले बताया, जहां रशिया को वहां बेलारूस आपको दिखेगा दिखेगा। कजाकिस्तान, रशिया, अर्मेनियन, किर्गिस्तान, ये कंट्रीज जो है ये किसका हिस्सा है? ईयू। इंडिया भी इसका हिस्सा बनने में इंटरेस्टेड है, इंडिया ने इंटरेस्ट शो किया, ईरान ने भी इंटरेस्ट शो किया, लेकिन यूक्रेन इसका हिस्सा नहीं है। बट पुतिन चाहता है कि यूक्रेन इसका हिस्सा बने, पुतिन वांट्स दिस कि यूक्रेन जो है ईयू का हिस्सा बने, लेकिन वो अभी तक नहीं है, ना वो ईयू का हिस्सा है, ना वो ईयू का हिस्सा है। तो समझ लीजिए वो एक ऐसा, मतलब कंट्री है जिसको दोनों ही साइड्स जो है अपनी तरफ लाना चाहती हैं। अब ये डिसीजन किसका होना चाहिए कि कहां जाना है? वहां के देश का। चलो अब आ जाते हैं 2014 पे, फास्ट फॉरवर्ड करके। पॉपुलेशन ऑफ यूक्रेन इज मिक्स्ड and plural on ethnic and linguistic basis. However, Ukraine was always divided among pro-Russian, pro-Europe factions. देखो जो यूक्रेन की पॉपुलेशन है उसमें रशियन भी है, बहुत सारे रशियन है, 30-40% के करीब रशियन पॉपुलेशन यूक्रेन के अंदर रहती है। क्यों? यू नो द हिस्ट्री ऑफ यूक्रेन, भाई एक ही जैसे लोग हैं ये। और रशिया जो सोवियत का पार्ट था तो वहाँ की पॉपुलेशन टू एंड फ्रो करती थी, मूवमेंट, तो वहीं पे सेटल हो गए। 2014 में यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे 2010 से 14, उनका नाम था विक्टर यानुकोविच। विक्टर यानुकोविच जो थे वो बहुत ज्यादा प्रो रशिया थे, क्योंकि वो जो प्रो रशियन एरिया है वहां से उनको मेजोरिटी वोट मिला था। तो ऑब्वियसली जब प्रो रशियन लोगों का वोट उनको मिला तो उनकी पॉलिसीज भी प्रो रशिया ही होंगी। ये चीजें यूरोपियन यूनियन को और सीआईए यानी कि अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी को पसंद नहीं थी। वो चाहते थे विक्टर यानुकोविच जो है वो रशिया का दामन छोड़ करके ईयू या नेटो की साइड आ जाए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ही रिफ्यूज, उसने बोला कि नहीं, हम ईयू का हिस्सा बनेंगे, हम ईयू का हिस्सा नहीं बनेंगे। विक्टर यानुकोविच जो थे वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जो सोवियत यूनियन की थी उसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहे हैं, इसीलिए ये रशिया के साथ ज्यादा क्लोज थे। सो 2014 में क्या होता है, इनके खिलाफ, विक्टर यानुकोविच के खिलाफ, जो ईयू को रिजेक्ट करते हैं, रशिया के साथ क्लोजर टाइज के फेवर में, इनके खिलाफ एक अनरेस्ट स्टार्ट होता है। इनके देश में जिंदाबाद मुर्दाबाद, टुकड़े होंगे टाइप के नारे चलते हैं, मतलब इनकी भाषा में। वो स्ट्रीट प्रोटेस्ट इतना ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि 2012 से 14 वो स्प्रिंग्स चले थे, जो अरब स्प्रिंग्स टाइप, वो स्प्रिंग हर जगह चले थे, बड़ा बड़ा अगर किया सारे देशों का। एक स्प्रिंग यहाँ भी चलाया गया, उस स्प्रिंग में जो यहाँ के विक्टर यानुकोविच थे उनको हटा दिया गया, सिविल कू की गई, ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोजिशन एज अ प्रेसिडेंट। इसको हटा करके एक ऐसा आदमी जो प्रो यूएस प्रो ईयू था उसको वहां का प्रेसिडेंट बनाया गया। नो यू कैन सी एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट जिसको जनता ने वोट दे करके जिताया है, उसको वहां पे स्ट्रीट फाइट के थ्रू, मतलब गलियों में, सड़कों पे लड़ाई करके, प्रोटेस्ट करके हटा दिया गया और वहां पे अपनी मर्जी का एक प्रेसिडेंट इंस्टॉल किया गया। और बाद में कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि सीआईए ने ये पूरा का पूरा
इसको सपोर्ट किया था। मैं ये नहीं बोलूंगा CIA ने ही सब कुछ किया था, बट इट वाज लार्जली स्पॉन्सर्ड एंड ऑल्सो मैनेज्ड बाय CIA। देयर वर सर्टेन रिपोर्ट्स, आप रेफरेंस देख लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे गूगल पे। CIA का इसमें रोल था, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज का भी रोल था, और हर कंट्री का होता है किसी को दूसरे को स्टेबलाइज करने के लिए अपने फेवर में, हर कंट्री ऐसा करती है। तो जब ये वॉर स्टार्ट हुई तो पुतिन को लगा कि यार यहाँ पे हमारा जो इंटरेस्ट है वो कॉम्प्रोमाइज कर लिए गए हैं, कि हमारे जो फेवरेबल स्टेट थी उसको हटा करके रूल्स के अगेंस्ट जाके, मतलब इलेक्टेड प्रेसिडेंट को हटा करके अपनी मर्जी का प्रेसिडेंट वहां पे इंस्टॉल कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, एक सिविल वॉर स्टार्ट करा दी। सिविल वॉर मतलब कि जो भी पॉपुलेशन वहां पे प्रो रशियन थी, जहां पे उनकी मेजोरिटी थी, उन्होंने इस नई सरकार के खिलाफ विद्रोह कर लिया। उन्होंने बोला तुमने हमारे प्रेसिडेंट को हटाया, हम इस देश को ही नहीं मानते, इस सरकार को ही नहीं मानते, इस नए प्रेसिडेंट को भी नहीं मानते। रशिया ने उन लोगों को पूरे के पूरे वेपन्स प्रोवाइड किए। इन लोगों को जो मतलब प्रो रशियन थे यूक्रेन के अंदर, उनको वेपन्स प्रोवाइड किए। वहां पे सिविल वॉर टाइप स्टार्ट हो गई। तो ये जो कंट्री से ये टोटली आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। यूक्रेन की जो कीव की जो सरकार है वहां की, सेंट्रल गवर्नमेंट उससे अलग हो गए। रशिया को लगा हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे बंदे को जो कि हमारा प्रो रशिया था उसको हटाया गया बड़े धोखाधड़ी से। उन्होंने गुस्से में आकर के क्राइमिया जो एरिया है, जहां की 97% पॉपुलेशन रशियन है, वहां पे अपनी मिलिट्री को भेजा। सिर्फ एनेक्स नहीं किया, इसको थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है। वहां पे अपनी मिलिट्री को भेजा और भेज करके बोला लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करो, और यहाँ पे एक प्लेबिसाइड करवाओ, लोगों से वोट डलवाओ, वेदर दे वांट टू बी द पार्ट ऑफ यूक्रेन और रशिया। उस प्लेबिसाइट में जो यूक्रेनियन गवर्नमेंट थी उसने उसको बाइकआउट किया, और वो लोग जो प्रो यूक्रेन थे उनको पता था कि उनकी पॉपुलेशन वैसे भी 3% है, फर्क तो पड़ेगा नहीं, उन्होंने भी उस प्लेबिसाइट को बाइकआउट किया। अल्टीमेटली प्लेबिसाइड जो था वो प्रो रशिया हो गया, कि क्राइमिया के जो लोग थे, क्राइमियन पब्लिक ने कहा कि वी वांट टू गो विद रशिया। तो रशिया ने इसको प्रीटेक्स्ट बना करके अपनी आर्मीज जो थी वो क्राइमिया में भेज करके क्राइमिया को अपने उसमें मिला लिया, यानी कि जो पार्ट था किसका, यूक्रेन का, उसको रशिया में मिला दिया। आई होप इट इज क्लियर नाउ कि एनेक्सेशन कैसे हुई थी। इट वाजंट लाइक फौज भेजी, लोगों को मारा और एरिया कब्जा लिया, नहीं, उन लोगों से पूछा गया और प्लेबिसाइड के थ्रू ऐसा किया गया। और उसी तरह से जो रशियन स्पीकिंग रीजन्स थे ईस्टर्न के, लुहांस्क एंड डोनेस्क, वो लोगों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट रिपब्लिक घोषित कर दिया, लेकिन उनको किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। अब ये देख लेते हैं मैप्स के थ्रू, ये है वो क्राइमियन पेनिनसुला, सी ऑफ अजोव एंड ये ब्लैक सी। इस तरह से इस एरिया को रशिया ने जो है अपनी टेरिटरी में मिला लिया। इसके स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है दैट यू विल अंडरस्टैंड व्हाइल गोइंग टू द मैप्स। सो ये हिस्ट्री है यूक्रेन की। यूक्रेन बना कैसे था इसको तो समझ आएगा। वैसे यूक्रेन कोई ना एक वो नहीं है, नेचुरल कंट्री नहीं है, मतलब आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट टाइप ही है कि टाइम टाइम पे एडिशन होती चली गई। क्राइमिया बेसिकली जो था रशिया ने ही, USSR ने ही यूक्रेन को दिया था, क्योंकि उस टाइम पे एक ही था, उनको लगा कि यार राइट हैंड से कान पकड़ो या लेफ्ट हैंड से, वो वाली बात आती ना, सज्जे से पकड़ो खब्बे से, बात एक ही है, कान ही पकड़ना है। तो उनको लगा कि यार जब यूक्रेन ही हमारा है, रशिया को लगता है हमारे कहने से चलता है, तो अगर हम अपना क्राइमिया यूक्रेन के नाम कर भी देंगे तो प्रॉपर्टी तो अपनी हुई ना सारी की सारी। तो इस तरीके से उन्होंने क्राइमियन को दिया था। कब दिया था? 1954 में दिया था। उससे पहले यूक्रेन का ही हिस्सा नहीं था। तो जितने भी एरियाज ये आपको ये दिख रहे हैं या ये दिख रहा है, पॉज करके वीडियो को देख लीजिए कब कौन सा एरिया इसमें ऐड किया गया था, यहाँ से आपको दिख जाएगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। या नो यू कैन पॉज एंड सी। सो लेट्स मूव ऑन। ये वहाँ की पॉपुलेशन के डायनामिक्स हैं। सो यू कैन वेरी इजिली सी, ये जो एरिया है, ये वाला जो ब्लूइश एरिया आपको दिख रहा है, ये क्या है? बिल्कुल प्रो रशिया। यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा प्रिडोमिनेंटली रशियन है। यही वो एरियाज हैं, यही वो सारे के सारे एरियाज हैं जहाँ पे मतलब आज की डेट में आपको जो लुहांस्क एंड डोनेस्क, ये वो एरियाज हैं जिनको इंडिपेंडेंट घोषित किया है रशिया ने। आज जो न्यूज आई थी, इन्हीं एरियाज को घोषित किया। इस पूरे एरिया में भी एक बात बता देता हूँ, ये जो रशियन पॉपुलेशन डोमिनेटेड एरिया है, इसमें 30% एरिया को ही जो रिबेल्स वो एक्चुअल कंट्रोल करते हैं। बचा हुआ 70% आज भी जो है यूक्रेनियन गवर्नमेंट और उनकी आर्मी उसको कंट्रोल करती है। आगे बढ़ते हैं। ये आगे यूजेज ऑफ रशियन लैंग्वेज यूज करने में इसमें 92%, ठीक है, यहाँ साउथ में 84%, 59, यानी कि मेजोरिटी अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे मेजोरिटी रशियन स्पीकिंग पब्लिक की ही है। यही बचे जो छोटे से यूक्रेनियन लैंग्वेज बोलने वाले 25 और 5%, सॉरी यहाँ पे 25% वो है और 5% ये टोटल पॉपुलेशन। तो इस हिसाब से आप देख लो कि जनरली वहाँ पे रशिया की जो है रशियन स्पीकिंग लोगों की मेजोरिटी है। 2004 के जो रिजल्ट थे जिसमें विक्टर यानुकोविच की विक्ट्री हुई थी, तो देख लो कहाँ से आए वो जीत के, इन्हीं एरिया से जहाँ पे रशियन पॉपुलेशन ज्यादा है।
इन एरिया से जीत करके वो उस देश का प्रेसिडेंट बना। इट इज़ वेरी सिमिलर टू पाकिस्तान टाइप का सिचुएशन ना, कि बांग्लादेश से 100% वोट लेकर के शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे, लेकिन जो आज का पाकिस्तान है, ये कराची वाले और लाहौर वाले, इन पंजाबियों को लगा कि नहीं, ये बंगाली काला हमारा प्राइम मिनिस्टर कैसे बन सकता है, तो उन्होंने उसको मेजोरिटी होते हुए भी प्राइम मिनिस्टर बनने नहीं दिया, जेल में डाल दिया। तो रूल्स है ना यार, जिसकी मेजोरिटी है वो बनेगा। अब विक्टर यानुकोविच की मेजोरिटी थी, तो ही शुड हैव बीन द प्रेसिडेंट फॉर द टेन्योर जो भी उसके लिए फिक्स था, लेकिन उसको हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि ये वाले एरिया को पसंद नहीं है। तो ऐसा नहीं है यार, जब इस एरिया का प्रेसिडेंट बनेगा तो फिर इस एरिया ने विद्रोह कर दिया। तो रूल्स के खिलाफ यहाँ पे ये देश के अंदर बड़ी सारी मेडलिंग हुई। इस मेडलिंग से क्या हो रहा था कि यूक्रेन को बड़ा लॉस हो रहा था। यूक्रेन ने रशिया के साथ ना एक अग्रीमेंट किया, मिन्स्क अग्रीमेंट आप पढ़ लेना, मैं मोटे मोटे तौर पे आपको बता दूंगा। इसमें 12 पॉइंट थे, सीज फायर होगा, आपस में लड़ेंगे नहीं। और ये जो रीजन है, ऑटोनोमस रीजन, जो मतलब यूक्रेनियन रीजन, इनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये वाले जो रीजन है जहाँ पे प्रो रशियन पॉपुलेशन ज़्यादा है, ये बोला गया था कि यहाँ पे एक वो करवाई जाएगी, इलेक्शन करवाई जाएगी। इलेक्शन करवा के इनकी ऑटोनॉमी को मेंटेन किया जाएगा, ये रीजन्स में ऑटोनॉमी दी जाएगी, मतलब यूक्रेन इनको ऑटोनॉमी देगा। और इनकी एक फिक्स्ड पॉपुलेशन जो है वो उनकी कैबिनेट में होगी, उनके जो भी उनका पार्लियामेंट है उसके अंदर भी इनकी फिक्स्ड प्रोपोर्शन में इनकी रिप्रेजेंटेशन होगी। ये सबसे बोलते ना उसका वो था, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और अगर ऐसा होता है तो रशिया ने बोला था कि भाई हर प्रकार की हॉस्टिलिटी को हम खत्म कर देंगे। यूक्रेन को लगा था कि एक बार हम देखो, अब दोनों देशों ने क्या सोचा, यूक्रेन को लगा एक बार हम मिन्स्क अग्रीमेंट होने दो, हम एक काम करेंगे, इन लोगों को इलेक्शन करवा करके थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स में जोड़ेंगे और अपनी फौजें भेज के इस एरिया को कंट्रोल में ले लेंगे। ठीक है, इनके मन में ये चल रहा था। रशिया के मन में ये चल रहा था कि एक बार ये लोग अपनी इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस रीजन में सरकारें बनाते हैं तो पावर में आ जाएंगे। सेकंड, जब ये पार्लियामेंट का हिस्सा बन जाएंगे तो रशिया के लोगों को, प्रो रशियन जो लोग होंगे, इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, उनकी एक वीटो चलेगी। क्योंकि अगर 40% लोगों को वहां पे मिल जाती है जगह, तो भाई कीव कीव यहाँ पे उनकी पॉपुलेशन है, कीव जो उनकी कैपिटल है, उसके लिए कहा जाता है कि पार्लियामेंट कोई भी डिसीजन बिना इस रीजन की रजामंदी के नहीं ले पाएगी। तो रशिया का कंट्रोल इफेक्टिव हो जाएगा यूक्रेन के ऊपर, वो नेटो वेटो का पार्ट नहीं बन पाएगा। ये इनके पीछे का टोटल थॉट था। दोनों कंट्री ने उसको नहीं माना, सीज फायर का उल्लंघन हुआ और मिन्स्क 1 जो है वो ठंडे बस्ते में चला गया, गई भैंस पानी में। फिर मिन्स्क 2 किया गया। मिन्स्क 2 मतलब सिमिलरली अगेन यूक्रेन और जो रशिया के बीच में किया गया था, लेकिन उसमें मीडिएशन फ्रांस और जर्मनी ने की थी। तो ये भी फिर टूट गया। तो समरी इसकी मैंने आपको बता दी मोटे मोटे तौर पे कि क्या है इसमें। यूक्रेन की इंटरप्रिटेशन क्या थी, उनको लगता था कि यार हमें कंट्रोल मिल जाएगा, रशिया को लगता था कि हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। तो अब आ जाते हैं एथिकल और मॉरल साइड पे। तो आज की डेट में अब आप यहाँ पहुंच गए कि कहानी ये है, ये रीजन, ये वाला रीजन जो मैंने आपको पीछे स्लाइड में दिखाया, ये जो रीजन है, ये इस रीजन को आज पुतिन साहब ने बोल दिया, सॉरी नॉट क्राइमिया, क्राइमिया को बाहर रखें, क्राइमिया को ऑलरेडी वो एनेक्स कर चुके हैं, उसको रशिया का पार्ट। ये जो रीजन है, इसको पुतिन साहब ने बोला कि ये सारा का सारा रीजन जो है वो इंडिपेंडेंट रिपब्लिक है, ये एक अलग देश है, हम यूक्रेन की सॉवरेनिटी इस कंट्री के ऊपर नहीं मानते। अब क्या होगा, आ जाते हैं इससे होगा क्या। इससे ये होगा कि जब यूक्रेन की आर्मी यहाँ पे कुछ हमला करेगी या इस लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, इनके जो मिलिशियाज हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, तो ये वाला जो इंडिपेंडेंट रिपब्लिक है, जिनको माना है रशिया ने कि भाई ये इंडिपेंडेंट रिपब्लिक है, वो रशिया से मांगेंगे मदद, रशिया जी हमें हेल्प करो। तो रशिया जी अपनी फौज यहाँ पे भेजेगी और उस तरीके से यूक्रेन को हरा देगी। डायरेक्ट किसी कंट्री पे अटैक करना और किसी दूसरे कंट्री के बिहाफ पे उसको डिफेंड करना, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मॉरल ना एथिकल पॉइंट वो बड़ी चालाकी से इसको चला जा रहा है। अब इसमें आप कुछ लोग बोलेंगे यार रशिया क्यों यहाँ पे दादा बन रहा है, उसको क्या लेना देना भाई, ये जो लोग हैं यूक्रेन में आते हैं रशियन है। रशियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि रशियन पब्लिक जो है, जो रशियन जो लोग हैं वो दुनिया के किसी भी कोने में होंगे, उनकी प्रोटेक्शन के लिए रशियन स्टेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो रशिया बोलते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि ये जो रशियन लोग हैं, अगर इन पर कोई थ्रेट होगा तो हम लोग इनकी किसके लिए, इनकी प्रोटेक्शन के लिए आएंगे। यही यही प्री टेक्स्ट लेकर उन्होंने क्राइमिया को एनेक्स किया था और अब उन्होंने नया प्री टेक्स्ट बना करके इस एरिया को, ये वाला जो एरिया है, इसको इंडिपेंडेंट रिपब्लिक घोषित किया। तो दिस कुड ओपन अ गेट वे फॉर द इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। तो अब लास्ट पार्ट में आ रहे हैं हम अपनी वीडियो के, एथिकल एंड मॉरल साइड। एथिकली यूक्रेन इज एन इंडिपेंडेंट सॉवरन स्टेट, मैं मानता हूं। सो इट हैज अ राइट टू ज्वाइन एनी इंटरनेशनल ब्लॉक, बीट ईयू और नेटो, दोनों में से किसी का भी हिस्सा बन सकता है, उसकी मर्जी। Seems pretty ethical, but there is no ethics in the geopolitics, as we all know कि strong do what they can and weak suffer what they must, यही रियलिटी है।
लीबिया में गद्दाफी को मार दिया गया था, वो भी सॉवरेन स्टेट थी। इराक को इन्वेड कर दिया गया था, वो भी सॉवरेन स्टेट थी। अफगानिस्तान को भी इन्वेड किया गया था, वो भी सॉर्ट ऑफ सॉवरेन स्टेट ही थी। वियतनाम भी सॉवरेन स्टेट थी, कोरियन भी सॉवरेन स्टेट थी। तो वैसे सॉवरेनिटी वॉवरेनिटी सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है। जियो पॉलिटिक्स में जो ताकतवर है वो वही करेगा जो उसको सही लगता है, और जहां पे उसके इंटरेस्ट है वो उनको सिक्योर करने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। ये छोटा सा आपको एक एपिसोड बताना जरूरी है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। 1962 की बात है। मैप पे आ जाते हैं सबसे पहले भी। ये है आपका मैप, ये है फ्लोरिडा, पेनिनसुला फ्लोरिडा, ये यूएस, ये है छोटा सा कंट्री क्यूबा। क्यूबा इज अ कम्युनिस्ट कंट्री। कम्युनिस्ट मींस सोवियत टाइप की, जो यूएसएसआर टाइप जो लोग थे ना, जो मार्क्सिज्म में बिलीव करते थे, ये उनके फेवर में थी। दिस इज ओनली कंट्री, और बिल्कुल यूएस के पास में। यूएस को लगता था कि हमारे दरवाजे पे एक कम्युनिस्ट स्टेट का होना बड़ा ही रिस्की है, तो यूएस कभी ना कभी इसके ऊपर कोई ना कोई मिलिट्री एक्शन, कुछ ना कुछ, मतलब वो लगा रहता था, सर्जिकल स्ट्राइक टाइप, कोई अंडरग्राउंड ऑपरेशन सीआईए के लगा करके ना, कि क्यूबा में कुछ ना कुछ करते रहो, इनकी सरकार को गिराओ। तो क्यूबा को थ्रेट फील हुआ, उसने बोला यूएसएसआर को कि भाई हमारी हेल्प करो। यूएसएसआर ने बोला हम एक काम करते हैं, क्यूबा में, इस क्यूबा में अपना एक जहाज भेज के यहाँ पे एक न्यूक्लियर मिसाइल को फिट कर देते हैं। अब न्यूक्लियर मिसाइल यहाँ पे आएगी तो उससे क्या होगा, क्यूबा को लगा कि हमारी सिक्योरिटी हो जाएगी, यूएस हमें इन्वेड नहीं करेगा और ना हमें मारेगा, ना हमारे ऑपरेशन करेगा, क्योंकि एक डेटरेंस आ जाएगी। और रशिया को लगा कि यूएस पूरा का पूरा उनकी जद में आ जाएगा, ये पूरा का पूरा यूनाइटेड स्टेट्स है उनकी जद में आ जाएगा। भाई इस मुद्दे पे हुआ क्या, जो यूनाइटेड स्टेट्स था उन्होंने यहाँ पे नेवल ब्लॉकेड क्रिएट कर दी। उन्होंने अपने शिप भेजी, उन्होंने बोला न्यूक्लियर वॉर हो जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्यूबा में अपने दरवाजे पे हम एक न्यूक्लियर वेपन आने नहीं देंगे सोवियत यूनियन का। तो अल्टीमेटली पूरी दुनिया बैठी, उन्होंने बोला यूएसएसआर को समझाया कि देखो भाई कोई फायदा नहीं, क्यों पंगे ले रहे हो यार, क्यों रखना, क्या जरूरत ही क्या है क्यूबा में जाने की, क्यों जाना क्यूबा में यार, ठीक है ना, आप उनके गेटवे पे क्यों जा रहे हो। जब आप उनके दरवाजे पे जाओगे यूएस के, तो यूएस थ्रेटन्ड फील करेगा, और यूएस थ्रेटन्ड फील करेगा तो वॉर होगी। तो ब्रिंकमैनशिप से पीछे हट जाओ, लेट्स प्ले द गेम बाय इट्स रूल्स। तो उस टाइम में रूल बन गया कि ठीक है भाई, किसी के दरवाजे पे मत जाओ, किसी से पंगा मत लो, ठीक है, अगर हमारी तुमसे दुश्मनी है तो बीच में एक डिस्टेंस रखेंगे, कि अगर दो हमारा बनना साथ में लग गया, हमारी बाउंड्री साथ में लग गई, या हम बिल्कुल पास पास आ गए, तो युद्ध के चांसेस बढ़ जाएंगे। स्टोरी अच्छी लगी सुन के? मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि आपको नहीं लगता कि आज की डेट में ये रोल रिवर्सल हो चुके हैं, क्यूबा बन गया है यूक्रेन, यूएसए बन गया है रशिया, और रशिया बन गया है यूएसए। यहां पे क्यूबा में रशिया अपनी मिसाइल्स डाल रहा था तो यूएस को दर्द थी। आज यूक्रेन में नेटो एंट्री मार रहा है, अपनी मिलिट्री, अपने असेट्स, अपनी मिसाइल्स, अपने इक्विपमेंट्स वहां पे डाल रहा है, तो रशिया के पेट में दर्द हो रही है। तो मोरालिटी रिमेन्स सेम। मेरे ख्याल से हम मॉरल्स बड़ी जल्दी चेंज करते हैं। प्रॉब्लम बिंग दिस कि नैरेटिव बिल्डिंग का काम जो है वो इंग्लिश मीडिया जिसको बोलते हैं, हमारा जो वेस्ट का है, न्यूयॉर्क टाइम्स एंड ऑल दिस कंपनी, सीएनएन वगैरह, ये नैरेटिव बड़ा अच्छा बिल्ड करते हैं। वेस्टर्न मीडिया बड़े अच्छे से अपनी चीजों को प्रोजेक्ट करती है, कि आज तक कभी क्रिटिसाइज नहीं किया कि इराक में जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन थे वो मिले कि नहीं मिले, ट्यूनीशिया में जो तुमने अरब स्प्रिंग स्टार्ट किया था उसका एंड रिजल्ट क्या हुआ। मतलब सऊदी में अगर एक डिक्टेटरशिप है तो दैट इज गुड, बिकॉज वो हमारे फेवर में, उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे, लेकिन ईरान में अगर हमारी डेमोक्रेसी भी है तो वो हमारे लिए खतरा। तो मतलब ये मोरालिटी नाम की चीज तो नहीं होती है, लेकिन वहां का जो लोकल मीडिया होता है वो हमेशा उनको सपोर्ट करता है। मतलब एक्सेप्ट इंडिया में कुछ ऐसा मीडिया पाया जाता है जो मतलब अपने ही देश की कबर खोदने में लगा रहता है। वेस्ट में ऐसा मीडिया, यूएस में तो मुझे ऐसा देखने में नहीं मिलता। कोई भी न्यूज़पेपर उठा लो, वो अपनी कंट्री के एक नैरेटिव को बिलीव करते हैं, अपनी स्टोरी को बिलीव करते हैं, तो उसके लिए फाइट करते हैं। प्रॉब्लम यही है कि रशिया अपने केस को यहाँ से प्रॉपरली वो नहीं कर पा रहा डिफेंड। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी पूरी की पूरी ये है कि भाई सबकी गलती है, रशिया की भी गलती है, यूएस की भी गलती है, हिस्ट्री में ऐसा होता चला है, आगे भी ऐसा होगा। उम्मीद करते हैं रशिया और यूक्रेन के बीच में जंग ना हो, इन्वेजन ना हो। अगर होती है तो उसका इंपैक्ट इंडिया के ऊपर भी होगा, जो आपको आगे देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, आपके काम का है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा, और अगर नहीं आया तो प्लीज़ अपने अपने सवाल प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालना। अगर मेरे पास टाइम होगा तो डेफिनेटली उनको आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो इसी के साथ एंड करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।